अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हमारा लास्ट टाइम तकरीबन शुरू की गई जो लेक्चर सीरीज़ थी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस की तो उसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा और लास्ट ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का। इसके अंदर बेटा हम लोग चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पढ़ेंगे जिनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। जी, तो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 27 में से, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और एक हम लोग और भी टर्म यूज़ करते हैं, उसके हवाले से मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, उसके हवाले से भी डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले बेटा क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब किसी जगह पे अगर कोई फॉरेस्ट मौजूद था तो हमने अपने पर्पस के लिए, ह्यूमन ने अपने पर्पस के लिए उसको काट दिया, दरख्तों को काट दिया है, उससे लकड़ी वगैरह लेने के लिए, उससे हम लोग कहते हैं कि घरों का फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, और उसके अलावा फ्यूल के तौर पे, चलाने के तौर पे लकड़ी हम लोगों ने ले लिए, या कल्टीवेशन के पर्पस के लिए, फसलें वगैरह लगाने के लिए वहाँ से दरख्तों को काट दिया गया है। तो ऐसे जो कटिंग ऑफ ट्रीज होगी, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। उसके अलावा एफॉरेस्टेशन क्या होती है? एफॉरेस्टेशन ऐसी जगह पे प्लांटेशन करना जहां पे कोई भी पहले फॉरेस्ट मौजूद नहीं था, तो मतलब बैरन लैंड थी पहले, उस जगह पे अपने नया फॉरेस्ट लगाया, प्लांटेशन की है, तो ऐसी बेटा जो प्लांटेशन होगी उसको क्या कहा जाएगा? एफॉरेस्टेशन का नाम देंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक और भी टर्म यूज की जाती है रीफॉरेस्टेशन की। रीफॉरेस्टेशन क्या होती है? रीफॉरेस्टेशन असल में जिस जगह पे पहले डिफॉरेस्टेशन हो चुकी थी उस जगह पे दोबारा से, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उस जगह पे दोबारा से प्लांटेशन करना, दैट विल बी नोन एज रीफॉरेस्टेशन। तो इसमें भी आप लोगों से पूछा जा सकता है डिफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन में फर्क बताएं, डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन में फर्क बताएं, या एफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन में फर्क बताएं। तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन, तो ये भी माइंड में आप लोगों ने टर्म रखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिख दूंगा आप लोगों को। उसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली बेटा हम लोग कहते हैं कि जब ज्यादा लाइट रेज जो हैं, हीट रेज जो हैं, वो अब्जॉर्ब होती हैं किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस जगह का टेम्परेचर हाई करने के लिए वहां पे उस टेम्परेचर को यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप वगैरह लगाने के लिए, उसकी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये कब होगा? ये डिफरेंट बेटा ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो उस वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट रेज अब्जॉर्ब की जाती हैं, और इसी को यूज हम लोग करते हैं उस हीट रेज को एज ए कल्टीवेशन के पर्पस के तौर पे। तो ऐसा जो कंसेप्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम हम लोग देंगे। तो ये इसका आंसर भी आप लोगों ने याद रखना है। जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए ऑफ अर्थ ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ हीट रेज, हीट रेज अगर रिटेन रहे वहां पे, मतलब अब्सॉर्ब होके दोबारा वो एस्केप ना हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सपोज यहाँ पे अगर हम लोग कह देते हैं कि ये ग्रीन हाउस है, एक तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि ये रेज आ रही है, सनलाइट की रेज, तो यहाँ पे बेटा इसके अंदर एंटर तो होंगे लेकिन यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगी, तो एस्केप नहीं कर पाएंगे तो इस जगह का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे कल्टीवेशन के पर्पस के लिए। ऐसा कॉन्सेप्ट जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड? एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है? अब हम लोग कहते हैं कि एयर पोल्यूशन किस वजह से कहा जा सकता है? उसमें एयर पोल्यूटेंट जो है उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये जैसे ही बेटा एग्जॉस्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं तो वहां पे जाके इन्होंने वाटर वेपर्स के साथ मिलना है, वाटर वेपर्स के साथ मिलके इन्होंने एसिड में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे SO2 है, ये वाटर वेपर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन्होंने मिलके HNO2 HNO3 बना देना है। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO2 को हम लोग कहेंगे नाइट्रिक एसिड, HNO3 को कहेंगे नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड और उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो है,
ये बादल बनाने का बायस बनेंगे, वाटर वेपर उसके साथ मिलेंगे, और जैसे ही ये बादल किसी ठंडी जगह से गुजरेंगे, लो टेम्परेचर वाले एरिया से गुजरेंगे, तो वहां पे बारिश बरसाएंगे। वो जो बारिश होगी उसके अंदर एसिड मौजूद होंगे, तो ऐसी रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन का नाम देते हैं, जो कि काफी सारे प्रॉब्लम्स काज करती है। एक्वेटिक लाइफ के लिए स्किन कैंसर हो सकता है, ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करेगी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और अदर लाइफ के ऊपर। तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहा जाता है। ये काज कैसे होती है, बाय अ केमिकल रिएक्शन। कब होता है केमिकल रिएक्शन, जब SO2 और NO2 रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और व्हेन दीस गैसेस मिक्स विद वाटर वेपर, जब वो किसके साथ मिलेंगी, वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होंगी, तो देन फॉर्म एसिडिक पोल्यूटेंट। क्या बन जाएंगे, एसिडिक पोल्यूटेंट बन जाएंगे। उसमें सल्फर, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड हो सकता है, तो वही किसका बायस बनेंगे, एसिड रेन का बायस बनेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम क्या है, जब बेटा खास तौर पे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एफिलुएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब घरों का खास तौर पे जो एफिलुएंट वगैरह है या इंडस्ट्रियल एफिलुएंट जो है, वो जैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वहां पे ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो वजूद में आना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं वहां पे, जिसकी वजह से एक ग्रीनिश सी लेयर बन जाती है उस अर्थ के, उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। तो ऐसी जो कंडीशन बेटा होती है, इसको अल्गल ब्लूम का नाम हम लोग देंगे। तो इसकी वजह से लाइट भी पेनिट्रेट नहीं करेगी और एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी डैमेज हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट वन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इन दोनों में क्या फर्क है। ऐसे सोर्सेज जो कि डिप्लीट हो जाएं, खत्म हो जाएं, इनको दोबारा यूज ना किया जा सके, तो ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाएगा बेटा, ऐसे सोर्सेज को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाएगा, जो कि एग्जॉस्टेबल है, वंस कंज्यूम, एक दफा के इस्तेमाल के लिए तो दोबारा रीन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, गैस वगैरह, जो हम लोग एक दफा यूज करें दोबारा यूज नहीं हो सकते। उसके अलावा रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होंगे, ऐसे सोर्सेज जिनको अगेन एंड अगेन, नेवर डिप्लीटेड, कभी भी वो खत्म नहीं होते, उनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। तो ऐसे सोर्सेज को क्या कहा जाएगा, रीन्यूएबल सोर्सेज का नाम हम लोग देंगे, जैसे एयर हो गए, वाटर हो गए, इनको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई फॉरेस्ट एक्ट एज एनवायरमेंटल बफर। फॉरेस्ट या ट्रीज जो हैं बेटा वो एनवायरमेंटल बफर के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल बफर है क्या, एनवायरमेंटल बफर बेसिकली बेटा ऐसी टर्म हम लोग कहते हैं जिसमें जो कि न्यूट्रलिटी काज करती है, मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो एसिडिक और बेसिक मीडियम को न्यूट्रल मीडियम के अंदर कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस को, जो भी इसको न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट करेगा उसको बफर का नाम देते हैं। अब फॉरेस्ट जो है या ट्रीज जो हैं ये एनवायरमेंटल बफर, मतलब एनवायरमेंट जो कंडीशंस हैं, जो हार्श कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको नॉर्मलाइज करने हैं। अब उसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं, अब हम लोग कहते हैं कि बेटा जो ट्रीज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रीज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में भेजा जाता है, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेन फॉल के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर खुशगवार हो जाता है। उसके अलावा हम लोग कहेंगे अगर ड्रास्टिक चेंजेस कुछ आ रही हैं अगर, तो ड्रास्टिक चेंजेस में जैसे सपोज फ्लड है, तो फ्लड को भी आने से ये रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, जाहिर बात है जब दूसरा प्लांट ग्रो किए जाते हैं, प्लांटेशन की जाती है, तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे भी कम, मेल्टिंग भी उनकी कम होगी, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसा साइकिल जिसके जरिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिल रही है। अब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उसमें, जाहिर बात है ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो जब वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके किसी और के लिए वो फूड बन जाएगा।
वो जो है अगेन डेथ होगी उनकी, अगेन वो डिकम्पोज हो गए, अगेन दोबारा से वो फूड बन जाएगी। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम देते हैं। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, वो डिकम्पोज होगा और फूड हो जाएगा अदर ऑर्गेनिक। फिर ये वाला जो फूड होगा दोबारा से डेड होगा, दोबारा से डिकम्पोज होकर फूड बन जाएगा। तो ऐसा जो साइकिल होगा इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम देते हैं हम लोग। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट आर एफिलिएंट्स। एफिलिएंट्स ऐसे बेटा केमिकल्स होते हैं खासतौर पे लिक्विड फॉर्म में, जो कि रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से, इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं। और इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स भी हो सकते हैं, घरेलू जो है डोमेस्टिक एफिलिएंट्स वो भी हो सकते हैं, गटरों का पानी वगैरह ये वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। और वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए वेरी डेंजरस हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, व्हाट आर एफिलिएंट्स के हवाले से। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसकी रीजंस बताएं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन असल में इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ रैपिडली किसी भी पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। यहाँ पे इसकी मैं लिख देता हूँ बेटा, रैपिडली इंक्रीज्ड रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है रेट पॉपुलेशन का, उसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है। अब उसकी रीजंस क्या है? रीजंस सादा से हैं, बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। आजकल जो हेल्थ का स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है, हर तरह की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड हो रही हैं। हेल्थ के हवाले से, फूड के हवाले से तरह तरह का फूड हमें मिल रहा है, और चाइल्ड केयर, मैटरनिटी केसेस वगैरह और अदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी इजीली मिल जाती हैं। तकरीबन हर जो डिजीज है उसका इलाज भी मुमकिन है। उससे प्रिवेंट कैसे करना है, उसकी काजेज, अगर हमें डिजीज के काजेज का पता हो तो हम लोग उसको कंट्रोल भी इजीली कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ डायग्नोसिस के डिफरेंट टेस्ट वगैरह आ चुके हैं, वो टेस्ट करवा के हम लोग इजीली किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं और उससे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है सर्जरी के जरिए, मेडिसिन के जरिए या प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए। तो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रेट को बढ़ा रहे हैं। तो इसी को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। और यही क्या है, इनके रीजंस हैं। हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। तरह तरह की जो डिफरेंट हमें सहूलतें मिल रही हैं उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। पॉपुलेशन का रेट जो है बढ़ने का वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है। कौन कौन सी रीज़न है? तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का 27 चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो सीरीज है, जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से शुरू की थी, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के अभी अनकरीब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं सेकेंड ईयर के बच्चों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी लेक्चर सीरीज को अच्छे से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और इसको अप्लाई भी करेंगे। अगर तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इनमें से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको भी याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक और पैगाम आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगली वीडियोस मेरी आएंगी उसके अंदर हम लोग जो पेयरिंग स्कीम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चन के जो चैप्टर हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके हवाले से भी बात की जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या होगा, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन उसकी हेडिंग्स क्या क्या आप लोगों ने बनानी है, वो हेडिंग्स बनवा के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं अपलोड करूँगा। तो उसको भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही विदिन 1 to 2 days भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।